स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो यूरो राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुका है। सोनी 10-2 और सोनी 10-3 पर आप यूरो का लुत्फ उठा रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आज हमारे सामने स्पेशल मेहमान है। दूसरे विंडो में आप उन्हें देख के पहचान जरूर गए होंगे। इंडियन टीम के फुटबॉलर और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक पर। शुक्रिया जी। शुरुआत करते हैं राउंड ऑफ 16 में। पहले क्वेश्चन और पहली जो दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं उनके बारे में। वेल्स और डेनमार्क का जो मैच होगा, डेनमार्क क्रिश्चियन एरिक्सन की एब्सेंस में यहाँ तक पहुंच तो गई है, लेकिन सामने आपके गैरेथ बेल हैं, एरन रैमसी भी खेल रहे हैं वेल से, जिनका दोनों का डुओ बहुत इफेक्टिव रहा है इस यूरो के सीजन में। क्या लगता है आपको कि डेनमार्क कोप अप कर सकेगी? मेरे ख्याल से फर्स्टली तो डेनमार्क के लिए उनकी जो कमिटमेंट के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आई है टीम, और मेरे ख्याल से एक टीम स्पिरिट के बारे में हम सब देख सकते हैं। ऐसी टीम जब ऐसे उभर के पहुंचती है एक मुकाम पे, तो उनके लिए बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। एंड मेरे ख्याल से वेल्स के लिए हमने किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंच पाएंगे, बट उनकी रेजिलियंस और उनकी कमिटमेंट के थ्रू वो पहुंच ही गए हैं। बट मेरे ओपिनियन में अभी भी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क की जो टीम है वो ज्यादा क्वालिटी रखते हैं। उनका जो बैलेंस है अटैक और डिफेंस का वो काफी अच्छा है। अगर वो डिफेंस करते हैं तो अटैक भी उतने ही अच्छे से करते हैं। बिल्कुल। पियर एमिल हॉयबर्ग की अगर बात करें, क्योंकि लेफ्ट और राइट बैक दोनों ही खेलने में वो सक्षम है, दोनों ही अटैकिंग तरफ से खेल सकते हैं। मार्टिन ब्रैथवेट की बात करें और सिमोन कायर की बात करें, सेंट्रल डिफेंडर हैं, और क्रिश्चियन एरिक्सन की एब्सेंस में वो जिस तरीके से टीम को लेड कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनका उनका जो रोल है मेरे ख्याल से एरिक्सन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है टीम के अंदर, नॉट ओनली ऑन द पिच बट ऑफ द पिच एज वेल। प्लस जो तरीके से डेनमार्क खेलती है वो काफी मतलब मिक्स्ड है। वो प्रॉपर बैक 4 भी नहीं खेलते हैं और बैक 5 भी नहीं खेलते हैं। तो उनका जो 3-4-2-1 का सिस्टम है वो काफी अच्छा है, और उनको जो विड्थ और बॉल पोजीशन मिड में मिलता है वो काफी क्रूशियल रहा है उनके लिए, स्पेशली लास्ट 2 गेम्स के अंदर। बिल्कुल। दूसरे और इसके पहले मैं दूसरे सवाल पे जाऊं तो इन दोनों टीमों में से आपकी फेवरेट चॉइस कौन सी होगी? आई थिंक प्रैक्टिकली स्पीकिंग डेनमार्क मेरे ओपिनियन में आगे जा सकती है। चलिए, तो फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। इटली और ऑस्ट्रिया का मैच जो होगा, इटली का विन परसेंटेज क्वालिफायर्स में, फिर ग्रुप स्टेज में यहाँ तक 100% रहा है, जीतते हुए आ रही है टीम। ये प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है या फिर पीछे जो दिमाग लगा है मैंसीनी का, वो सबसे ज्यादा क्रेडिट की बात है उसके लिए? मेरे ख्याल से दोनों ही है। जो इनका बैलेंस बैठा है प्लेयर्स और सिस्टम का वो काफी अच्छा है, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अगर आप देखेंगे वो अपने प्राइम में है। ऐसा कोई प्लेयर आप बोल नहीं सकते हैं कि यार ये यंग प्लेयर है, ये अभी उभरा नहीं है, ये अभी अच्छे से शायद एक्सपोजर नहीं मिला है। अगर आप पीछे से स्टार्ट करेंगे दोनारूमा से लेके आगे तक सब प्लेयर्स अपने प्राइम में है और पूरा पूरा सीजन खेले हैं। एंड बिल्कुल। जब आपके साथ ऐसा एक परफॉर्मेंस हो तो उसमें आप वो कॉन्फिडेंस के साथ ही हर गेम में जाते हैं। वो एक डिफरेंट टाइप का ऑरा रहता है जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं, स्टेडियम के अंदर जाते हैं, दूसरी टीम को देखते हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं होता। तो वो इटली को देख के लगता है कि ये डरते नहीं। पर अब देखा जाए, आपने डोनारुमा की तो बात की, फिर सामने आपके चिरो इमोबिले हैं, लोरेंजो इंसिgne है, फिर आपके मिडफील्ड में सची हुई मिडफील्ड है, जॉर्जिनियो है, बारेला, लोकाटेली। ऑस्ट्रिया के पास में एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक नहीं कई होंगे, लेकिन डेविड अल्बा क्योंकि सबसे बड़ा नाम होंगे डिफेंस में। डिफेंस किस तरीके से रहेगा या हो सकता है इटली के अगेंस्ट, क्योंकि उनका अटैक बहुत अच्छा है इस सीजन? इटली के अगेंस्ट तो सभी टीमें जो जो खेलेंगी वो यही चाहेंगी कि वो गोल ना खाएं पहले, क्योंकि अगर इटली ने गोल मार दिया तो उनके अगेंस्ट गोल मारना और भी मुश्किल है। इटली ऐसी बिल्कुल। टीम है कि
1-0 का रिजल्ट पूरे एंड तक लेके जा सकते हैं। तो डेविड एल्बा और उसकी टीम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जितनी देर होल्ड कर सके उतना करे। एंड मेरे ओपिनियन में द लॉन्गर द गेम गोज उतना ही इटली डेस्परेट होगी, क्योंकि इट्स इटली एंड दे वांट टू विन। तो बिल्कुल। अपने इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रिया के लिए कि वो लंबा गेम खेले। खैर इन दोनों में से सिलेक्ट करने की बात कहें तो वो ज्यादा टफ नहीं होगा अगर आपको सिलेक्ट करना हो। बोलूंगा बिल्कुल। नेदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक की अगर बात की जाए, नेदरलैंड्स का ओपन प्ले सीक्वेंस इस सीजन में स्पेन के बाद सबसे बेहतरीन रहा है। ओपन प्ले में बहुत अच्छा गेम निभाया है नेदरलैंड्स ने। और नेदरलैंड्स की वो जो ट्रायो थी रॉबिन वैन पर्सी और स्नाइडर की, उसके बाद अगर हम कुछ प्लेयर्स को देखते आ रहे हैं तो मैम्पिस डिपाय का नाम आता है, जॉर्जिनियो वाइनल्डम का नाम आता है, फिर फ्रैंकी डियोंग का नाम आता है। ये टीम कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि पिछले कुछ सीजन से आपने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, आपने यूरो में भी क्वालिफाई नहीं किया था, और अब आप राउंड ऑफ 16 में भी आ गए। मेरे ख्याल से जो आपने एक पॉइंट बोला कि स्पेन के बाद वही ऐसी टीम है जो काफी अच्छा बॉल पोजेशन रख पाए हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस रहा है कि वो अपने बॉल पोजेशन के साथ आगे टीम्स को थ्रेट भी किया है और गोल भी मारे हैं। दैट्स वेयर नेदरलैंड्स हैज बेटेड स्पेन आई गेस पिछले 3 गेम्स में जब भी वो खेले हैं। तो नेदरलैंड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेम रिदम के साथ खेले, क्योंकि और कोई तरीका है भी नहीं उनका खेलने का। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बोलेंगे यार आप बॉल पोजेशन रखो और हम डिफेंस करेंगे। तो नेदरलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने तरीके से ही खेले। और चेक रिपब्लिक ऐसी टीम है जिनके अगेंस्ट वो बॉल पोजेशन रख भी लेंगे एंड माइट जस्ट बी मास्टरिंग द होल गेम। बिल्कुल। हैवी वेट्स की बात आती है तो पोर्चुगल और बेल्जियम के मैच की बात आती है, क्योंकि 3 ऐसे बड़े मैच होने हैं जिनमें एक ये है पोर्चुगल और बेल्जियम। स्टार्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुकाकू, फिर इधर पे एडन हजार्ड की बात हो, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस हैं, तो यहाँ पर हमें और कोई प्लेयर मिलते हैं। आप ही बताइए इस मैच के बारे में, क्या ही पूछूं बेल्जियम और पोर्चुगल के बारे में। देखिए बेल्जियम ऐसी टीम है वो काफी रूथलेस है। बेल्जियम को अगर आप देखेंगे दे हैव ऑल द कोल्ड माइंडेड प्लेयर्स इन द मिडफील्ड। आपके पास केविन डी ब्रुयना है, आगे आपके पास लुकाकू है जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेयर है, गोल मारना चाहते हैं टीम के लिए। तो काफी काफी अच्छा मुकाबला होगा। पोर्चुगल मेरे ओपिनियन में थोड़ी इमोशनल टाइप की टीम है, जो जो मतलब अगर कुछ खराब हो जाए गेम में देन दे गो डाउन वेरी इजीली। तो बेल्जियम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके ऊपर बिल्ड करें एंड अगर वो गोल मारेंगे तो पोर्चुगल के लिए काफी डिफिकल्ट होगा वापस आना। बिल्कुल। 2018 वर्ल्ड कप के बाद से अगर देखा जाए तो 71 मेजर चांसेस क्रिएट किए हैं सिर्फ केविन डी ब्रुयने ने। सिर्फ बिल्कुल। वो एक बहुत बड़े की प्लेयर होंगे। और ऐसे करके भी पास कर देंगे किसी को। बिल्कुल मैजिक कह सकते हैं। और इन दोनों टीमों में जरूर पूछूंगा, इन दोनों टीमों में आपकी फेवरेट जो आगे बढ़ेगी? ये मैं दिमाग से तो नहीं दिल से बोलूंगा, मेरे ख्याल से पोर्चुगल आगे जाएगी। ओह, पोर्चुगल हाँ मतलब। चलिए देखते हैं। इसके बाद एक और बड़ा मैच है, क्रोएशिया और स्पेन के बारे में बात होगी। 2018 सितंबर में सबसे बड़ी जो डिफीट है क्रोएशिया ने वो स्पेन के अगेंस्ट ही खेली थी 6-0 से। इस सीजन में वो अपने माइंड में रखते हुए आएंगे ये कि भाई इसने हमें हराया था इतने बड़े मार्जिन से? मेरे ख्याल से दिमाग में रखेंगे, बट ऑल्सो देखेंगे कि यार स्पेन के अगेंस्ट अगर हम खेलेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं आनी चाहिए अगर हम लोग अपनी शेप मेंटेन करके रखें। एंड क्रोएशिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वो करने में, और उन्होंने दिखाया भी पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे और उन्होंने दिखाया। तो मेरे ओपिनियन में क्रोएशिया को सिर्फ और सिर्फ शेप मेंटेन करनी है। और स्पेन ऐसी टीम है कि आपको एक आधी गलती में सीधा गोल है, आप गोल। बिल्कुल। इंग्लैंड और जर्मनी के बारे में अगर बात करें तो 13वीं बार वेम्बली स्टेडियम में दोनों मैच खेलने उतर रही हैं, 13वीं बार, और ये 300वां मैच होगा इंग्लैंड का वेम्बली में, अपना बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जर्मनी की अगर बात करें, ग्रुप स्टेजेस में 3 मैच मतलब 3 डिफेंडर्स के थ्रू उतरती है और हाईलाइन भी ज्यादा खेलती है जर्मनी की टीम। फ्रांस के अगेंस्ट देखा था, नुकसान उठाना पड़ा था। इंग्लैंड में भी ऐसे प्लेयर्स हैं फास्ट बॉल के साथ में जो उतरते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी जर्मनी को, या चेंज करना पड़े? देखिए जब भी इंग्लैंड का कोई भी बड़ा मैच हुआ है मेरे ख्याल से उन्होंने कभी वो मैच जीता नहीं है।
तो ये ऐसा टाइम है जहां वो हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं अपने लिए, और उनके पास प्लेयर्स भी है। दी ओनली डिपार्टमेंट जो मुझे लगता है पर्सनली उनका खराब होगा इज द गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। वो ऐसा ऐसा गोलकीपर है पिकफोर्ड जो जॉर्डन पिकफोर्ड, हाँ। बट ऐसी मिस्टेक भी कभी कभी कर सकता है, ऐसे डिसीजन ले लेता है जहां मतलब नॉट इवन योर टीम कैन डू एनीथिंग। तो दैट इज द ओनली वरी फॉर इंग्लैंड एंड फॉर जर्मनी। तो आपने जैसे बोला कि अगर वो ज्यादा रिस्क लेंगे तो इंग्लैंड के पास ऐसे फास्ट विंगर्स है कि दे कैन हर्ट देम, सो बिल्कुल। शुड बी स्मार्टर आई गेस। जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड को लेके, कि इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा कि कौन सी फेवरेट टीम आपकी रहेगी, लेकिन फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है अगर हम किलियन एम्बाप्पे को छोड़ दें? फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ही रही है अंगोलो कांते, पॉल पॉगबा एक डिफरेंट प्लेयर है फ्रांस के लिए। जब वो मैन यूनाइटेड के लिए खेलते हैं तो वो मतलब सिर्फ पॉल होते हैं, जब फ्रांस के लिए खेलते हैं तो पॉल पॉगबा होते हैं। बट अभी फ्रांस की एडवांटेज ये है कि उनके पास एक प्रॉपर नंबर 9 है, करीम बेंजेमा। उसकी एडिशन से टीम बहुत ही डिफरेंट लेवल पे खेल रही है अभी। और क्या आपको इस सीजन में ऐसा लगा है कि जैसे ही बॉल पोजीशन मिलता है सबसे तेज कवर करने वाली टीम बन जाती है फ्रांस, सबसे तेज रीगेन जब पोजीशन करती है तो बॉल को लेके? ऐसे ही तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जब भी बॉल बिल्कुल। करते थे सबके सब 11 के 11 प्लेयर अपने हाफ में आके डिफेंड करते थे, वहां से फिर उनके पास स्पीड है तब वहां से काउंटर करते थे। तो बिल्कुल। दिस टाइम अराउंड उनके पास सेम वेपन्स है। तो स्वीडन और यूक्रेन भी भिड़ेंगे राउंड ऑफ 16 में, और स्वीडन ऐसी टीम है जिसने आने वाली टीमों में 16 टीमों में सबसे कम सक्सेसफुल पास किए हैं, सबसे कम एक्यूरेट रही है टीम, लेकिन उनके शॉट्स ऑन टारगेट परफेक्ट रहते हैं। और यूक्रेन ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट खाई है। तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। नहीं, बट स्वीडन और यूक्रेन मेरे ओपिनियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीम्स में। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल भी नहीं खेलते बट इफेक्टिव फुटबॉल खेलते हैं। स्वीडन जैसे आपने बोला उनका एक ही एम है कि हमें गोल मारना है, कैसे भी मारिए, आप लॉन्ग बॉल खेलिए, आप शॉर्ट पास खेलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका मेन फंडा है कि वी हैव टू स्टिक टुगेदर शेप, दैट्स इट। और उनके पास काफी स्किलफुल प्लेयर्स भी आए हैं अभी, जैसे उनका स्ट्राइकर है आइजैक, ही कैन ड्रिबल, ही कैन शूट एज वेल। अलेक्जेंडर ऐसा क्या? उन्होंने पिछले गेम्स में दिखाया भी। बट यूक्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो स्वीडन को कैसे, क्योंकि हिस्ट्री देखी जाएगी तो स्वीडन हैवी वेट्स है, नई नई टीम आई है, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर प्लेयर्स लाइक जिनचेंको इन द टीम कि वो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी क्वालिटी से टीम को हेल्प करे। तो राउंड ऑफ 16 की बात हुई आपके साथ में, बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद है कि आगे आपके साथ में जुड़ने का कई बार मौका मिलेगा। आने वाले आपको आपके गेम्स के लिए, क्लब के लिए और कंट्री के लिए बहुत बहुत विशेस, बेस्ट विशेस। और स्पोर्ट्स तक पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत भाई। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।